हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो अभी हम करेंगे इस वीडियो में मास्टर कैडर का जो 267 वाला पेपर था, 26-17 वाला जो पेपर था जोलॉजी का 2021 में हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद बॉटनी का भी बनाएंगे। तो मैंने 3704 वाला जो मास्टर कैडर का पेपर हुआ था तो उसकी वीडियो बनाई हुई है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी के भी हम अपलोड करते रहेंगे और साथ में डिटेल्ड टॉपिक्स भी करते रहेंगे। सो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप आगे मास्टर कैडर की तैयारी प्रॉपर कर पाओ। सो अभी स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली जो ये हमारा है, ओके आगे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी ऑस्टिचियन ट्यूब कनेक्ट्स के जो ऑस्टिचियन ट्यूब हैं ये किसको कनेक्ट करती हैं, किसके साथ? तो ऑस्टिचियन ट्यूब असल में क्या होती हैं, ये ईयर के अंदर पाया जाने वाला हिस्सा है। कान के अंदर ऑस्टिचियन ट्यूब पाई जाती है। ठीक है, तो ये किसको कनेक्ट करती है, किसके साथ? नेजोफेनिक्स पार्ट को मिडल ईयर से जोड़ती है। नेजोफेनिक्स क्या है, जो गले तक पार्ट जाता है, नोज और गले तक जो पार्ट जाता है ना, उसको जोड़ती है मिडल ईयर के साथ। मिडल ईयर को इंटरनल ईयर से जोड़ती है। मिडल ईयर जो है उसको एक्सटर्नल ईयर से जोड़ती है, या एक्सटर्नल ईयर को इंटरनल ईयर से जोड़ती है। तो क्या फंक्शन है इसका? स्टिचियन ट्यूब है वो नेजोफेनिक्स को मिडल ईयर से जोड़ती है, इसलिए इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन ए। ठीक है, मिडल ईयर को हमारे गले और नेजल पार्ट के साथ ये अटैच करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद है एम्ब्रियोसैक एट द 16 सेल स्टेज नोन एज, कि जो एम्ब्रियोसैक होता है 16 सेल स्टेज तक पहुंच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला के प्लास्टोमियर बोलते हैं। देखो, अभी जब मेल फीमेल न्यूक्लियस की फ्यूजन हुई, मेल फीमेल गैमीट फ्यूज करे तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बना? जाइगोट। वो जाइगोट जो है वो पहले सिंगल सेल से डबल सेल बनता है ना। डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो माइटोसिस करके डिवाइड करता है। ठीक है, 2 सेल स्टेज बनाएगा, देन 2 से 4 सेल स्टेज बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर बोलेंगे। देन 4 से 8 सेल स्टेज में वो डेवलप करता है। देन 8 से 16 सेल स्टेज में ऐसे करके बहुत सारी सेल जैसे बनाता है, 16 तक के सेल्स बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं मोरुला। ठीक है, मोरुला के बाद डेवलप होके वो बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाता है और बीच में यहाँ पे सेल मास इकट्ठा हो जाता है। तो अभी उन्होंने हमें पूछा कि 16 सेल स्टेज में क्या बोलते हैं हम एम्ब्रियोसैक को, जो डेवलप हो रहा था, तो इसको बोलते हैं मोरुला। ठीक है, ए ऑप्शन आएगी इसकी। थर्ड है बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ द फीमेल कॉरेस्पॉन्ड टू विच इन मेल, कि जो फीमेल में क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो मेल के कौन सी ग्लैंड से कॉरेस्पॉन्ड करता है? देखो, बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है फीमेल में, ये म्यूकस की सिक्रीशन करता है, ताकि ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसको लुब्रिकेशन मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है फीमेल में, बार्थोलिन ग्लैंड। तो मेल में इसके कॉरेस्पॉन्ड कौन सा ग्लैंड होगा जो सेम लुब्रिकेशन करेगा मेल में? कॉपर्स ग्लैंड, इंजियन ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड? सो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन ए, कॉपर्स ग्लैंड होता है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड उसको बोला जाता है। सो ऑप्शन ए आनी है। फिर है फंक्शन ऑफ द कॉपर टी टू प्रिवेंट। कॉपर टी का क्या फंक्शन होता है? कॉपर टी जो है ये कॉपर रिलीजिंग आयन, मतलब कॉपर आयन को रिलीज करती है ये। ठीक है, कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फीमेल के थ्रू। तो जो कॉपर टी है ये किसको प्रिवेंट करती है, क्या फंक्शन है ये इसका प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए? क्या ऐसा करेगी कि प्रेगनेंसी ना हो? फर्टिलाइजेशन को रोकेगी, एगी मैच्योरेशन को रोकेगी, ओवुलेशन को रोकेगी, कि इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, कि ब्लास्टोसिस्ट की कोई इम्प्लांट नहीं होने देगी। ब्लास्टोसिस्ट जो डेवलप हो जाता है ना, जाइगोट के डेवलप होने के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस की वॉल्स के साथ अटैच हो जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है और वही डेवलप होकर आगे फीटस बनता है ना। तो ये तो आना नहीं है ना। ठीक है, ओवुलेशन को नहीं रोकता ये, एग मैच्योरेशन को भी नहीं रोकता, एग तो मैच्योर हो ही जाता है। ये क्या काम करता है? कॉपर टी जो है ये कॉपर आयन रिलीज करता है, वो तो स्पर्म को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो कॉपर आयन होते हैं ना वजाइना में, वो स्पर्म को खत्म कर देते हैं। स्पर्म एंटर करा तो स्पर्मिसाइड का काम करते हैं। ठीक है, मतलब म्यूकस की कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी कर देते हैं फीमेल वजाइना के अंदर कि वो स्पर्म को मार दे, स्पर्म की मोटिलिटी मेंटेन नहीं होने देते, तो उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सो ऑप्शन ए आनी है इसकी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को ये प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेरोन्स आर। इंटरफेरोन्स क्या है? एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन है, एंटीवायरल प्रोटीन है, वो इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग है कि एंटीबायोटिक है? देखो, पहले तो इंटरफेरोन का हमें पता होना चाहिए। इंटरफेरोन्स वो सेल होते हैं, वो एक तरह के प्रोटीन होते हैं। जैसे कि ये मान लो सेल हैं, ठीक है, सेल पे वायरस ने आके अटैक कर दिया,
ठीक है, सेल पे वायरस ने आके अटैक कर दिया तो ये सेल डैमेज होना शुरू हो गया, क्योंकि वायरस ने इस पर अटैक किया है तो बाकी को भी ख़राब कर सकता है ना वो, इसीलिए सेल खुद तो डैमेज हो ही रहा है बट अपना एक ऐसा प्रोटीन रिलीज़ कर देता है जिसकी वजह से ये बाकी के सेल्स के ऊपर ये लेयरिंग कवरिंग कर देता है कि जो वो वायरस है वो उसको तो ख़त्म कर रहा है सेल को, बट बाकी के सेल्स को डैमेज होने से बचा रहा है ये, ठीक है, वायरस बाकी के सेल्स को डैमेज ना कर सके। तो वो सेल्स जो प्रोटीन सिक्रीट करता है तो वो बन जाता है इंटरफेरोन, ठीक है। तो इंटरफेरोन्स क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन है, मतलब बैक्टीरिया को रोकते हैं, ठीक है। एंटीवायरल प्रोटीन है, वायरस को रोकते हैं ज़्यादातर। इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग है कि इम्यून सिस्टम को ही स्प्रेस कर देती है, उसके फंक्शन को कम कर देती है, कि एंटीबायोटिक है ये। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, एंटीवायरल प्रोटीन है, ठीक है, वायरस से बाकी के सेल्स को बचाता है, खुद तो डैमेज हो रहा है बट बाकी के सेल को बचाने की कोशिश करता है, तो इसको बोलेंगे एंटीवायरल प्रोटीन। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ द रिकम्बिनेंट इज ड्यू टू, कि जो रिकम्बिनेंट होते हैं, ठीक है, रिकम्बिनेंट जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्या मतलब होता है इसमें, किसकी वजह से रिकम्बिनेंट प्रेजेंट होते हैं। रिकम्बिनेंट क्या होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए वगैरह हम पढ़ते हैं ना कि रिकम्बिनेंट डीएनए बना, तो कैसे बना, जब दो अलग अलग जो होस्ट थे उनके जीन्स को मिक्स किया गया, देन नया जो दोनों जो थे ना पेरेंट्स, उनके डीएनए को मिक्स किया गया, उनके जीन्स को मिक्स करवाया गया, तो नया जो डीएनए बना वो है रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। किसकी वजह से होता है ये, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, ठीक है, इस तरह से आना। ये क्रॉसिंग ओवर अलग है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऐसे इकट्ठा है, देन लिंकेज है, ऑल ऑफ दीज। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रिकम्बिनेंट होते हैं इसमें रिकम्बिनेशन कैसे हुआ, दो अलग अलग क्रोमोजोम्स, दो अलग अलग डीएनए के मिक्स होने से, ठीक है। तो मिक्सिंग कब होती है, जब क्रॉसिंग होती है, मेल फीमेल के अंदर क्रॉसिंग होती है, उनके क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, है ना, तभी तो ये जीन्स मिक्स होकर नया रिकम्बिनेंट डीएनए बना। सो ऑप्शन ए आएगी, ठीक है। अकेला क्रॉसिंग ओवर है, असॉर्टमेंट इसके साथ है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ तक है। नेक्स्ट है, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरीज फॉर थैलेसीमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी इन एन अफेक्टेड चाइल्ड, कि अगर मेल, ठीक है, मतलब फादर और मदर दोनों में थैलेसीमिया डिसीज़ है। थैलेसीमिया क्या होती है, ये सेल्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये आ जाती है, ठीक है, थैलेसीमिया जो है। तो कहती है अगर उन दोनों पेरेंट्स में, मेल और फीमेल, मतलब फादर मदर दोनों में ये बीमारी है, तो कितने चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी के थ्रू आगे वो बच्चों को भी अफेक्ट करे, 25%, 50%, 100%, कि नन ऑफ दिस। सो इसके आनी है 25% जो चांसेस होते हैं वो होते हैं कि आगे बच्चों को भी वो हो, ठीक है, मतलब 25% चांसेस होते हैं कि आगे उनके मेल या फीमेल चाइल्ड, मतलब बेबी बॉय या बेबी गर्ल को ये दिक्कत हो। In which of the following organism semi conservative replication of DNA was first demonstrative, कि जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन थी डीएनए की वो सबसे पहले किस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिली थी सबसे पहले। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आधा हिस्सा जो डीएनए का वो कंजर्वेटिव रहता है। देखो डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है, रेप्लिकेट करके वो अपने 2 डीएनए बना देता है आगे, है ना, एक डीएनए रेप्लिकेट करता है तो बनाता है। देन कहते हैं ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे तो रेप्लिकेशन नहीं हुई ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, मतलब कुछ हिस्सा कंजर्व रहता है, ठीक है। सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव यानी कि कंजर्व रहना, रेप्लिकेशन के दौरान आधा हिस्सा कंजर्व रहता है, ठीक है। ये किसके अंदर देखा गया था सबसे पहले, साल्मोनेला टाइफीरियम के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर, एस्केरिचिया कोलाई के अंदर, या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टस के अंदर, ये वो बी होती है ना ड्रोसोफिला, तो ये देखा गया था एस्केरिचिया कोलाई के अंदर, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर ये सबसे पहले देखा गया था। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, एस्केरिचिया कोलाई, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल आरएनए, कि कौन सा ऐसा आरएनए है, स्मॉल आरएनए, जो कि स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह फंक्शन करता है। 23 एसआर आरएनए है, ठीक है, या 18 वाला है, या जो 5.8 वाला है, या 5 वाला है। तो ये ना बेस पेयर्स के जो यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स 50 एस वाला, ओके 70S और 80S यूनिट वाला जैसे होता है ना, उसके बेस पे ये जो आरएनए होते हैं इनमें से जो आरएनए है वो कौन सा स्ट्रक्चरल यूनिट के बेस पे काम करेगा, 23 वाला, ठीक है। इसमें 23 वाला जो होता है वो एज अ स्ट्रक्चरल आरएनए काम करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ द एवोल्यूशन, कौन सा ऐसा था जिसमें एवोल्यूशन का सबसे पहले प्रूफ देखने को मिला, मतलब किसके थ्रू हम जो एवोल्यूशन को देख सकते हैं। देखो नीचे बताए हुए में से फॉसिल के थ्रू हमें एवोल्यूशन का पता चलता है, मतलब फॉसिल जो है ये शो करते हैं एवोल्यूशन के, एविडेंट प्रूफ है कि हाँ एवोल्यूशन हुई है, पहले कुछ और होता था, इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ अभी जो
चेंजेस आ चुके हैं तो स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के थ्रू, एम्ब्रियो के थ्रू, के मॉर्फोलॉजी के थ्रू। जिसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, फॉसिल के थ्रू जो है वो एवोल्यूशन का हमें पता चलता है। फॉसिल मतलब जो कई सालों पहले, करोड़ों साल पहले जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी या इन्वायरमेंट चेंज की वजह से दब गई थी, है ना, और लाखों सालों बाद, हज़ारों लाखों सालों बाद जब हम उनको देखते हैं तो वो फॉसिल की फॉर्म में चली जाती हैं, ठीक है। तो उसको फॉसिल कहा जाता है। यहाँ से हमें एविडेंस मिलती है एवोल्यूशन की कि हाँ पहले कुछ और होता था, अभी चेंज होकर इन्वायरमेंट जो है वो कुछ और हो गया, ठीक है। जैसे डायनासोर्स वगैरह हैं तो वो पहले होते थे, अभी नहीं है। क्यों? इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाए, एवोल्यूशन जो हुई उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बट उनके जो कंकाल है वगैरह हैं वो आज भी जब मिलते हैं वो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हमें उनके बारे में पता चलता है कि वो कैसे होते थे। फिर ऐसे ह्यूमन लाइक होमोनिड वॉज कॉल्ड, कि जो देखो अभी एवोल्यूशन हुई ना, इंसान पहले सीधा ह्यूमन बींग पहले जैसा आज है वैसा नहीं होता था, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा वो था होमोनिड जो हमें देखने को मिला था ह्यूमन का, जिसमें ह्यूमन के अंदर जैसे एवोल्यूशन आनी, मतलब कहते हैं ना कि बंदरों से मतलब डेवलप हुए हैं ह्यूमन, तो टाइम टू टाइम जो चेंज है उसमें सबसे पहले ह्यूमन लाइक अपीयरेंस कब देखने को मिली थी, कब थोड़ा सीधा होकर चलना शुरू किया, थोड़ा मतलब स्कल प्रॉपर दिखाई देनी शुरू हुई, पता चलनी शुरू हुई, तो कौन सा ऐसा था जिसमें ये देखने को मिला? होमो इरेक्टस में, होमो सेपियंस में, होमो हिबिलस में, या सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, ठीक है। पहले होमो हिबिलस आए थे, ठीक है, उसके बाद होमो इरेक्टस वगैरह बने, देन होमो सेपियंस वगैरह बने, ठीक है। तो होमो हिबिलिस पहले था, ठीक है। सो इसके ऑप्शन आनी, ऑप्शन से क्वेश्चन है इन मलेरिया प्रोडक्ट रिलीज बाय मस्कीटो इन द ब्लड दैट कॉज द चिल्स एंड फीवर, कि मलेरिया के दौरान मस्कीटो, मलेरिया जो है वो मस्कीटो उसका कैरियर है ना, तो जब जो मस्कीटो है, फीमेल मस्कीटो, जब उसको प्लाज्मोडियम को, मलेरिया के प्लाज्मोडियम को, प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम होता है उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर छोड़ती है, ठीक है। तो वो जो है वो धीरे धीरे डेवलप करता है, लिवर में चला जाता है, वहाँ पे प्रॉपर डेवलप करके मीरोजॉइड्स वगैरह बन जाते हैं। देन वो आरबीसी जो है उसमें चला जाता है, आरबीसी में, ठीक है, वहाँ पे वो फट जाता है, मतलब रप्चर कर देता है पूरे आरबीसीज को। तो उसमें ना केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं जिसकी वजह से पूरी बॉडी में चिल्स होती हैं, कंपकपी होती है और फीवर हो जाता है, ठीक है। तो वो बताना है हिमेटिन है, हीमोजॉइन है, हेमेटॉक्सिन है, या कोई भी नहीं इसमें। सो ऑप्शन बी आनी है, ठीक है। हीमोजॉइन जो होता है ये रिलीज़ होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जब बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है, ठीक है, काफ़ी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, लिवर में से निकल के ब्लड में जाते हैं, देन आरबीसी को रप्चर कर देते हैं, तो वहाँ से केमिकल रिलीज होता है, उसके पूरी बॉडी में फैलने से क्या होता है, चिल्स और फीवर होना शुरू हो जाता है, तो वो है हीमोजॉइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, ये देखो मैं थोड़ा स्पेस शायद मिसिंग हो गई मेरे से, ठीक है, बट आप मीनिंग समझ सकते हो ना। सो रिंगवॉर्म इन द ह्यूमन इज कॉज्ड बाय विच, कि रिंगवॉर्म जो है ह्यूमन बींग में किस तरह से किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, निमेटोड की वजह से। आपने 8th चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, 12th का टॉपिक है ना, तो वहाँ पे यहाँ ये क्लियर ही बताया हुआ है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन उसमें ही पूछ लिया कि रिंगवॉर्म जो है वो ह्यूमन में कैसे होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, तो फंगल डिसीज़ है ये, ठीक है। फंगल डिसीज़ जो होती है ना उसमें फंजाई जो है वो बॉडी को नुकसान करती है, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, जैसे वो दाद वगैरह देखने को मिलते हैं ना स्किन पे तो वो फंजाई की वजह से होता है, ठीक है। जब ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है बारिश वगैरह के मौसम में ये जल्दी फैल जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, ठीक है, कि इसमें से कौन सा था जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया के थ्रू बना। बायोटेक्नोलॉजी में हम आम ही इसके बारे में पढ़ते हैं कि एंटी डायूरेटिक बनाया गया था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन बनाया गया था, ग्लूकागोन बनाया गया था, सॉरी यहाँ पे थायरॉक्सिन अलग से है, ठीक है, ग्लूकागोन बनाया गया था या थायरॉक्सिन बनाया गया था, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, इंसुलिन तैयार किया गया था, ठीक है। पहले तो मतलब वो होता था ना, जब डायबिटीज़ होती थी तो डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन लेवल बहुत कम हो जाता है, तो हमारे पैंक्रियास में इंसुलिन बनती है, और अगर वही इंसुलिन नहीं बन पाती, कम रह जाती है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने से क्या होता है, शुगर यानी कि डायबिटीज़ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में पहले क्या किया जाता था, बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि बॉडी नेचुरली बनाती है तो वो बॉडी बना नहीं पाएगी, पैंक्रियास बना नहीं पाएगा, तो जब बाहर से लेते हैं तो पहले क्या होता था, जो ये स्लॉथर्ड काऊ वगैरह होती थी, काउज होती थी ना, उनके पैंक्रियास से ये लिया जाता था, इंसुलिन निकाला जाता था, नेचुरली था, बट उनमें कई सारे एलर्जेंस भी होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन को एलर्जी हो जाती थी, तो वो सेट नहीं बैठा, इसीलिए जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा और उन्होंने क्या किया, एस्क्रिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया लिया, ठीक है, तो उसके अंदर ये इंसुलिन प्रोडक्शन करवा के देखी और सक्सेसफुली हो भी गया। अमेरिका की एली लिली कंपनी ने ये इंसुलिन प्रोड्यूस करवाई थी एस्क्रिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। सो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कौन सा था, एस्क्रिचिया कोलाई, ई कोलाई, और बना क्या था प्रोडक्ट, इंसुलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कि जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ किया जाता है। मतलब जब कोई सर्जरी, मेजर सर्जरी होनी हो, कोई ट्रांसप्लांटेशन होनी हो, जैसे हार्ट की या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन होनी होती है, तो पहले इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं कि बाहर, क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी के इम्यून सेल्स को पता चल जाता है कि बाहर से कोई सेल्स अगर आया है बॉडी के अंदर, है ना, कि कौन सा बॉडी का अपना नहीं है सेल, तो अगर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाए, हो सकता है बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे अपना नहीं समझ के, है ना, तो रिजेक्ट कर दे। ऐसी कंडीशन में ऑर्गन को बचाने के लिए, ताकि बॉडी उसको संभाल भी ले, अडॉप्ट भी कर ले ऑर्गन को, तो ऐसे केस में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, क्लोस्ट्रीडियम से, एस्परजिलस से, या सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई से। तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन ए, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो होता है वहाँ से हमें साइक्लोस्पोरिन ए नाम का सब्सटेंस मिलता है, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन इकोसिस्टम हैविंग हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कौन सा ऐसा मतलब इकोसिस्टम होता है जहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। हम पढ़ते हैं ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एंड उसमें आगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वगैरह पढ़ते हैं। तो कहते हैं जो हाईएस्ट जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो कौन से इकोसिस्टम में होती है, यानी कि प्रोडक्टिव ज़्यादा होना, है ना। तो प्रोडक्टिव ज़्यादा कौन सा एरिया होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस वगैरह कहाँ पे ज़्यादा होगी, प्लांट्स वगैरह के थ्रू, प्रोड्यूसर्स के थ्रू, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, टेम्परेट फॉरेस्ट में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, कि थॉर्न फॉरेस्ट में। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, प्रॉपर कंडीशंस हैं, वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वगैरह होगी। ठीक है, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, सॉरी स्पेस देना फिर से भूल गई। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें किसने बताया था, तो बेंथम एंड हुकर ने, विटकर ने, आर.एच. विटकर ने, कैरोलस लीनियस ने, कि फोर्थ डी ऑप्शन हमारी है मैर्गुलिस ने। सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। ठीक है, आर.एच. विटकर ने हमें बताया था। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने तो हमें 2 किंगडम सिस्टम बताया था ना। सो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, विटकर ने बताया था हमें 5 किंगडम सारे, एनिमेलिया, प्लांटाई, फंजाई, है ना, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। फिर है 18th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जीनस, कि जीनस को कौन रिप्रेजेंट करेगा अभी। जीनस क्या होते हैं वो, कीप, पोर्ट, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक, है ना। स्पीशीज़ जो हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो होती हैं वो जीन्स को शो करेंगी, है ना। ये स्पीशीज़ जो हैं ये जीन्स को शो करेंगी, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं वो। ठीक है, मतलब उनमें कुछ करैक्टर्स मिलते होंगे तो उनको हम सेम जीन में डाल देंगे। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हमेशा जीन को शो करती हैं। तो उन्होंने यही पूछा कि जीन्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल प्लांट एनिमल्स करते हैं, कलेक्शन करती है प्लांट्स एनिमल्स की, कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल की करती हैं, कि कोई भी नहीं। सीधा सा आंसर है इसका, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल इकट्ठा है। ठीक है, ऑप्शन सी आएगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैज द एनिमल्स विद द बायलेटरल सिमेट्री इन द लार्वा स्टेज एंड द रेडियल पेंटामोरस सिमेट्री इन द एडल्ट एज। ये कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें ऑर्गेनिज्म की लार्वा स्टेज जब चल रही होती है, मतलब कोई 2 मेल फीमेल की फ्यूजन के बाद जो आगे लार्वा बना था, ठीक है, तो वो क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री वाला होता है। और जब वो डेवलप कर जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो उसकी रेडियल सिमेट्री, रेडियल पेंटामोरस सिमेट्री बन जाती है। तो किन में ऐसा होता है, एकिनोडर्माटा, मोलस्का, एनिलिडा के नाइडेरिया। इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, एकिनोडर्माटा। जिस इंसान ने तो मेरी पीछे वाली सारी वीडियोस देखी हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैंने अलग से निकाले थे, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चाहे वहाँ से एनिमल किंगडम के जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो इसको। क्वेश्चन है एनामनॉइड्स इंक्लूड, इसमें क्या आएगा, एनामनॉइड्स असल में एमनियोटिक सब्सटेंस से रिलेटेड होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना वो डेवलप हो रहे फीटस के आसपास एमनियन सैक होता है एक, ठीक है। प्रेगनेंसी में जो फीमेल यूट्रस होता है ना उसके अंदर जो डेवलप हो रहा फीटस है उसके आसपास, यहाँ पे नीचे सर्विक्स और वेजाइना होता है ना, उसके आसपास यहाँ पे एमनियोटिक सैक बन जाता है और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर देखने को सभी में नहीं मिलता, ठीक है। तो एनामनॉइड्स जो हैं मतलब जिनमें ये एमनियोटिक सैक होता है वो कौन से हैं, रेप्टाइल बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मैमल होते हैं, रेप्टाइल मैमल होते हैं, कि फिशेज़ और एम्फीबियन होते हैं, सॉरी फिशेज़ एंड एम्फीबियन है यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें ये पाए जाते हैं, फिशेज़ एंड एम्फीबियन में, इनमें से, ठीक है। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ बोनी फिशेज़। बोनी फिशेज़ का एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है, यूरिया, प्रोटीन, अमोनिया या अमीनो एसिड। इसकी सीधी सी ऑप्शन है अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं जो बोनी फिशेज़ हैं। नेक्स्ट है एस्केरियस इज करेक्टराइज्ड बाय, एस्केरियस लम्ब्रिकॉइड जो होता है वॉर्म, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलम एंड मेटामेरिज्म, एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलम एंड प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सीलम नॉर मेटामेरिज्म।
ट्रू सीलम तो आप समझते हो ना, बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी है, ठीक है, और ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच अगर स्पेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू सीलम बोलेंगे। मेटामेरिज्म क्या होता है, अगर बॉडी में इस तरह से एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंट बने तो उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो जो एस्केरियस लम्ब्रिकॉइड होता है, एनिमल किंगडम में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो एस्केरियस होता है कहते हैं उसमें ट्रू सीलम है और मेटामेरिज्म नहीं है। ट्रू सीलम मेटामेरिज्म दोनों हैं, ट्रू सीलम नहीं है या ट्रू सीलम भी नहीं है और मेटामेरिज्म भी नहीं है, तो ऑप्शन डी आएगी। ना तो उसमें ट्रू सीलम होते हैं, ना ही कोई मेटामेरिज्म होता है, सेगमेंटेड बॉडी नहीं उसकी प्रॉपर होती है, ठीक है, एस्केरियस लम्ब्रिकॉइड्स जो हैं उसमें, ठीक है। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, बुक लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन इन, बुक लंग्स रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए किन में होती हैं, मोलस्कस में, एनिमेलिया में, एरेक्निडा में या अर्थवॉर्म में। सिंपल एरेक्निडा जो है उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। बुक्स, लंग्स की शेप बुक्स जैसी होती है कुछ, ठीक है, बुक्स के पेजेस जैसी, तो इसलिए बुक लंग बोलते हैं। एरेक्निडा में बुक लंग्स काम करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दैट हेमिकॉर्डेटा शेयर विद द कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेट जो कॉर्डेट्स के साथ करैक्टर शेयर करते हैं, कौन सा करैक्टर है जो दोनों में कॉमन पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड नहीं होती, नोटोकोड समझते हो, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी में होता है उसको बोलते हैं नोटोकोड, ठीक है। तो कहते हैं हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट कॉर्डेट का ही पार्ट थे, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हेमिकॉर्डेट यानी कि कुछ कॉर्डेट के करैक्टर थे, बट कई सारे ऐसे थे जो मिलते नहीं थे, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, कॉर्डेट से अलग नाम रखा हेमिकॉर्डेट। तो कॉर्डेट हेमिकॉर्डेट में क्या ऐसा करैक्टर था जो दोनों में कॉमन पाया जाता था, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड कि जो वेंट्रल साइड पे एक होती है डॉर्सल ऊपर वाली साइड, वेंट्रल होती है नीचे वाली साइड, जैसे कोकरोच में जो ये नोटोकोड होती है असल में वो नीचे, मतलब ऐसे जो कोड होती है वो नीचे होती है, ठीक है। तो बट असल में ये नहीं था, ठीक है। एब्सेंस ऑफ नोटोकोड, वेंट्रल ट्यूबुलर नोटोकोड, फाइनेक्स विद गिल स्लिट्स या फाइनेक्स विदाउट गिल स्लिट्स। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, फाइनेक्स विद द गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स फाइनेक्स के साथ होते हैं, ठीक है, इसमें प्रेजेंट हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों में, सो ऑप्शन सी आएगी। सो 25th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं होता, ठीक है, वो बताना है। किंग क्रेब लिविंग फॉसिल नहीं है, स्फेनोडॉन नहीं है, आर्कियोप्टेरिक्स नहीं है, कि स्कॉलेक्स नहीं है। तो ये जो किंग क्रेब, स्फेनोडॉन और स्कॉलेक्स होता है ना, ये लिविंग फॉसिल हैं, ठीक है। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये पहले पाया जाता था, ठीक है, रेप्टाइल्स और मैमल्स के, सॉरी रेप्टाइल्स जो था और एव्स, इनके करैक्टर इसमें दोनों के थे, ठीक है। तो रेप्टाइल्स जैसी बॉडी थी बट कुछ हद तक उड़ सकता था ये, सॉरी मतलब विंग्स एव्स जैसे थे, तो इस वजह से दोनों करैक्टर पाए जाते थे। ये लिविंग फॉसिल नहीं है, ठीक है, सो उन्होंने वही बोला कि जो लिविंग फॉसिल नहीं है, सो ऑप्शन सी आएगी, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। सो अभी हम इस वीडियो में इतने ही करते 25, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जूलॉजी के क्वेश्चन खत्म करेंगे, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।